हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मैक्स वेबर जी की। उनके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम बताना है। परंपरागत क्रिया, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया और प्रभावात्मक क्रिया। तो इसमें से सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा इसमें तार्किक क्रिया यानी कि सेकंड, फिर आएगा इसमें मूल्यांकनात्मक क्रिया यानी कि थर्ड, और फिर प्रभावात्मक क्रिया फोर्थ, और उसके बाद आएगा परंपरागत क्रिया। तो जब इस तरह से हम देखेंगे इसमें तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसमें देखो, पहले इसमें डी में सेकंड दिया है तार्किक क्रिया, फिर मूल्यांकनात्मक क्रिया, फिर प्रभावात्मक क्रिया और लास्ट में परंपरागत क्रिया होगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? तो इसमें नहीं बताना है कि कौन सा सामाजिक क्रिया का जो प्रकार है वो नहीं है। ऑप्शन में है अंतःक्रिया, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। तो इसमें से राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया, यानी अंतःक्रिया जो है वो मैक्स वेबर ने नहीं दिया है। ठीक है, और तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया ये तो दिया हुआ है सामाजिक क्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है। तो विभेद का क्या आधार दिया है इसमें? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसमें सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, या फिर सामाजिक क्रिया की गणितीय अभिव्यक्ति, या फिर सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम, या फिर डी सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। तो मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार क्या बताया है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ बताया है। यानी कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन के आधार पर उन्होंने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में सामाजिक क्रिया का विभेद किया है। ठीक है, किस आधार पर किया है? वस्तुपरक समझ, यानी सामाजिक क्रिया की जो वस्तुपरक समझ होती है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन होता है, उसके आधार पर विभेद किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? तो किसने ये जोड़ा है? तो ऑप्शन में है वेबर, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो, जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। कौन सी थी पुस्तक उनकी? द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में यह साबित किया था उन्होंने कि पाश्चात्य देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रोटेस्टेंट आचार संहिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो कि महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। मैक्स वेबर ने और क्या किया? दुनिया के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन भी किया। कितने? 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया, जिनमें कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस तथा यहूदी का अध्ययन किया। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? तो वो जोड़ा है वेबर जी ने। किसने? वेबर जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने, या फिर इमाइल दुर्खीम जी ने। तो
किसने जोड़ा है? पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर जी ने जोड़ा है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना है? तो कितने धर्मों को चुना था मैक्स वेबर जी ने? 6 या 8 या 4 या फिर 7? तो मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के 6 धर्मों को चुना है। कितने के? 6 धर्मों को चुना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। ऑप्शन में है मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, या इसमें कोई नहीं। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। क्या एक है कारण? कि जो उनकी बुक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। यानी धर्म को, जो धर्म है वो उन्होंने एक, जितने भी कारण हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण माना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नांकित में से किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं? तो किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं? अगस्त काम्ट ने, मैक्स वेबर ने, या के डेविस ने, या फिर इमानुएल दुर्खिम ने? तो किसने बताई थी 4 प्रकार की विशेषताएं? तो मैक्स वेबर जी ने। किसने बताई थी? ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो ये जो कहा है वो किसने कहा है? मैक्स वेबर ने, एम एन श्रीनिवास ने, या फिर ए आर देसाई ने, या फिर आई पी देसाई ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो वो किसने कहा है? मैक्स वेबर जी ने। यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। तो कौन सा माध्यम था? सकारात्मक दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाज, मनुष्य बनाम राज्य, या फिर समाजशास्त्र के सिद्धांत? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थशास्त्र एवं समाज। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी था। वेबर ने कहा है कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर ही वर्ग निर्धारण नहीं होता। कोई व्यक्ति किस वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुले बाजार, यानी कि मार्केट प्लेस में उसकी योग्यता या सेवा की क्या कीमत है। तो क्या राइट आंसर हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थशास्त्र एवं समाज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य, मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? तो ये किसका कथन है? मैक्स वेबर का है, मैकाइवर का है, या रॉबर्ट मर्टन का है, या फिर कॉपलान का है? तो ये है मैक्स वेबर जी का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्यों का,
सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का या फिर परंपरागत मूल्यों का? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। किसमें? अधिकारी तंत्र में। किसमें? अधिकारी तंत्र में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे इन्होंने कहा। तो क्या कहा है बेबर जी ने? विवेकीकरण या फिर नौकरशाहीकरण या फिर प्रबोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहा जाएगा? बेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो किससे? जिसे उन्होंने कहा है, क्या कहा है? विवेकीकरण का। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसमें विवेकीकरण राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। तो सत्ता की प्रभुता का क्या अर्थ है? एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, या फिर शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, या फिर उपरोक्त सभी। तो सत्ता की प्रभुता का अर्थ है ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सभी हो जाएंगे। यानी कि एक शासक का होना भी, शासित होने के लिए एक समूह का होना भी जरूरी है, और शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किसने किया है? पी ए सोरोकिन ने, वी पेरेटो ने, या फिर एम बेबर ने, या फिर के मार्क्स ने। तो ये जो वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता के जो वर्गीकृत किया है वो किसने किया है? मैक्स बेबर जी ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा बेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक तार्किक और करिश्माई। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तानाशाही नहीं होगा, क्योंकि परंपरागत बताया था, वैधानिक तार्किक ये भी बताया था, और करिश्माई ये भी बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तानाशाही जो है वो राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।